नमस्कार। कर्तव्य पथ पर आप सभी का स्वागत है। बड़े दिनों से सी सेट की मांग हो रही है कि मैम सी सेट का भी सेक्शन करवाइए। देखिए, तो सी सेट हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग 2025 के 2024 के सी सेट की क्लासेस में कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन करवा चुके हैं। आज की क्लास में भी कॉम्प्रिहेंशन का ही पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों से बात हुई है कि सैटरडे और संडे को सी सेट की क्लास रहती है, तो कुछ कारणवश सी सेट की क्लास कल नहीं हो पाई थी, लेकिन आज के सेशन में आज के दिन हम लोग सी सेट डिस्कस करेंगे। अभी टाइम है। सी सेट में बहुत ज़्यादा नहीं उलझना है, बहुत ज़्यादा नहीं फंसना है, हर टॉपिक को लेके नहीं चलना है। कॉम्प्रिहेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है, इसके बगैर सी सेट नहीं पास किया जा सकता। तो पहले नंबर पे कॉम्प्रिहेंशन, दूसरे नंबर पे रीजनिंग रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा रहेगा और कुछ कुछ जो प्रश्न होते हैं, जो मैथ वाले होते हैं, इजी प्रश्न होते हैं, उसको आप हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और यही इन्हीं पे आपको यहीं बंधना भी है ना। बहुत ज़्यादा सी सेट में भटकना नहीं है। तो हम लोग देखे थे 2025 में लगभग 16-17 प्रश्न आए थे सी सेट से, सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन से, सॉरी। और 2024 में देखेंगे तो 22-21 प्रश्न थे। 2023 में लगभग 23-24 प्रश्न हैं। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 50 से 60 नंबर के प्रश्न, 50 से 60 के बीच में, या कम से कम मिनिमम कह सकते हैं तो 50 नंबर के क्वेश्चन, नंबर के मार्क्स आपको कॉम्प्रिहेंशन के ही टॉपिक से क्लियर हो जाता है। बाकी एक दो पॉइंट अच्छे से आप समझ लें, क्योंकि 80 प्रश्न आएंगे और 200 नंबर के हैं, सिर्फ आपको 68 नंबर ही लाने होते हैं। तो बहुत धैर्य से, बहुत धीरता से प्रश्नों को सॉल्व करना है, समझना है। देखेंगे प्रश्नों की प्रकृति, कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, लंबे लंबे स्टेटमेंट को कैसे शॉर्ट टाइम में हम लोग सॉल्व करके आंसर को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही थीम बेस्ड प्रश्न को हमको आंसर को सेलेक्ट करना रहता है। तो जहाँ धैर्य है वहीं सफलता है। तो बहुत धैर्य से, क्योंकि यूपीएससी का पूरा एग्ज़ाम धैर्य बेस्ड है। तो जितने धैर्य से कॉम्प्रिहेंशन से हम निपटते चलेंगे, जितने धैर्य से हम जीएस के जो प्रीलिम्स के प्रश्न पत्र हैं उनसे हम निपटते चलेंगे, उतने ही पेशेंस हमारा और बूस्ट होता चला जाएगा आगे की परीक्षाओं के लिए। और यही धीरता, यही गंभीरता एक दिन आपको इस सफलता के पथ पर आगे ले जाएगा, है ना। चलिए, कॉम्प्रिहेंशन आज देखेंगे। जनरल स्टडी पेपर सेकंड में 2023 का जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है इसको डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हम लोग 2025 और 2024 वाला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइव क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए, आज कुछ प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट हैं, बहुत लंबे लंबे परिच्छेद हैं और बहुत सारा क्वेश्चन भी है। तो कुछ प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे, है ना। देखिए, ये पहला गद्यांश है। इतने लंबे गद्यांश पढ़ने के बाद आपको आंसर का सिलेक्शन करना है इसमें से, है ना। तो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार लोग पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हितधारकों को पानी की उचित न्याय संगत आवंटन आवंटन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सबसे तर्कसंगत व्यवहारिक तात्कालिक कार्रवाई को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो यहाँ पे मेन पानी की किल्लत की बातें हो रही, तो सबसे बड़ी बात हो रही है कि क्या है, पानी का उचित आवंटन की बात हो रही है, आवंटन को सुनिश्चित करने की बात हो रही है इस परिच्छेद में। चलिए, परिच्छेद को ही पढ़ लेते हैं, फिर इसके सटीक आंसर को सेलेक्ट करेंगे कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसमें से क्या होगा। हम अक्सर भारत के विभिन्न राज्यों के बीच नदियों को लेकर संघर्षशील होते हैं ना, संघर्ष के बारे में सुनते हैं। चलिए एक मिनट, पेज सही करते हैं। हाँ, सुनते हैं। और ये हम देखेंगे 20 प्रमुख नदी प्रणालियों में से 14 यानी कि 14 पहले से ही जल तनावग्रस्त हैं। 75% जनसंख्या जल तनावग्रस्त क्षेत्र में रहती है, जिनमें से 1/3 जल अल्पता वाले क्षेत्र में रहते हैं। और जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांग, कृषि की आवश्यकता, बढ़ती शहरीकरण और औद्योगिकरण की दर जल तनाव को और बढ़ा देगी। भारत के संविधान के अनुसार जल एक राज्य विषय है, न कि संघ का।
तो सिवाय अंतर्राज्यीय नदियों के विनियमन के विभिन्न हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्धा मांगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी घटक क्षेत्रों और राज्यों के बीच जल आवंटन के लिए बेसिन आधारित दृष्टिकोण है। उन्हें पानी की उचित हिस्सा आवंटित करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित आकलन की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि नदी बेसिन की विशिष्टताएं, आश्रित जनसंख्या का आकार, मौजूद जल उपयोग और मांग उपयोग की दक्षता, अनुमानित भविष्य का उपयोग आदि, साथ है नदी और जल भृतों की पर्यावरणीय आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना होता है। तो अब ये बताइए, इस परिच्छेद में ज्यादातर बातें कहाँ से कही गई हैं? राज्यों के बीच जल आवंटन और हितधारकों के बीच जल के आवंटन की बातें कही जा रही हैं। तो मेन मेन प्रॉब्लम है कि 14 नदियां हैं पहले से जल तनावग्रस्त में है। 20 प्रमुख नदियां प्रणाली में से 14 पहले से तनावग्रस्त में है, यानी कि यहाँ पानी की किल्लत देखने को मिलती है। 75% जनसंख्या जल तनावग्रस्त में रहती है, यानी कि 30% जनसंख्या ही है जहाँ जल की सुलभता पर्याप्त मात्रा में रहती है। बाकी 75% जनसंख्या कहाँ रहती है? जहाँ पे जल की कमी होती है। तो 25% जनसंख्या को छोड़ दे तो 75% जनसंख्या में जल की समस्याएं बनी रहती है। और यहाँ पे हर जगह जल की किल्लत की बात की जा रही है। अब जल के किल्लत को लेके किस तरह से स्कीम्स बनाई जाए, तो यहाँ कहा जा रहा है कि ज़्यादा हिस्सा राज्यों के बीच जल आवंटन के लिए बेसिन आधारित दृष्टिकोण है। उन्हें पानी का उचित हिस्सा आवंटन करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड पर आधारित आकलन की आवश्यकता होती है। जैसे कि नदी बेसिन की विशेषताएं, आश्रित जनसंख्या का आकार, मौजूद जल उपयोग और मांग उपयोग की दक्षता, अनुमानित भविष्य का उपयोग आदि, साथ ही नदी और जल भृतों की पर्यावरणीय आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना। तो हर जगह यही बात की जा रही है कि अगर आप देखेंगे जल एक राज्य विषय है, यानी कि जल को लेके राज्य कानून बना सकता है। अपने राज्य में अपना कानून बनाएगा, उसकी अपनी नदी है, अपनी बेसिन एरिया है, वो दूसरे राज्य को पानी पहुंचाएगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है उस राज्य के सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। तो यहाँ ये बात कही जा रही है। लेकिन अगर राष्ट्रीय लेवल पे देखेंगे तो ये समस्याएं 25% की नहीं है, पूरे 100% राज्यों में 100% देश की समस्याएं हो जाएंगी ना। 25% तो क्षेत्र में जल की सुलभता है। तो जल को किस तरह से पूरे राज्य में, पूरे देश में मैनेज किया जाए, कैसे बेसिन बनाया जाए, क्या प्रोविजन किया जाए, कैसे प्रबंधन किया जाए, कैसे नदियों को इंटरलिंक्ड किया जाए, कैसे योजना बनाई जाए ताकि पहुंच हर राज्य में बढ़ाई जाए, सुचारू रूप से हर राज्य में को पानी प्रोवाइड कराया जाए। ये समस्या है। इस समस्या का निदान अगर आप देखेंगे, निराकरण तो भारत सरकार कर सकती है। राज्य अगर अपनी मनमानी करेंगे तो वहाँ दिक्कतें हो जाएंगी। इनके लिए एक अलग से नियम होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप ये कह सकते हैं कि हर राज्य के लिए देश के हर कोने तक पानी की सुलभ पहुंच कराई जा सके। आप देखेंगे प्रश्न, तो देखिए प्रश्न में क्या है, विभिन्न हितधारकों को पानी की उचित और न्याय संगत आवंटन सुनिश्चित करना। न्याय संगत आवंटन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तर्कसंगत और व्यवहारिक तत्काल कार्रवाई को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तर्कसंगत भी हो और सबसे अच्छी तरह से कौन सा तर्क यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जल आवंटन के लिए एक राष्ट्रीय व्यवहारिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा बनाया जाना चाहिए और देश की सभी नदियों प्रणालियों को जोड़ा जाना चाहिए और विशाल जल वृत्तों का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि सभी नदी को जोड़ के एक विशाल विशाल क्या है, जल कुंड तैयार किया जाना चाहिए ताकि जल की किल्लत किसी को ना हो। जल अधिकता वाले क्षेत्रों और जल अल्पता वाले क्षेत्रों के बीच जल चैनल बनाया जाना चाहिए। तो ये तो बात हो ही रही है, अधिकता वाले से और कम कम वाले के बीच चैनल बनाया जाए। देखिए चैनल की कहीं बात नहीं की गई है, हाँ प्रबंधन की बात की गई है। तो जल संकट को कम करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल मांगों को कम किया जाना चाहिए। तो ये सारे
अगर देखेंगे तो कुछ न कुछ तथ्य यहाँ समझ में आ रहे हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सटीक आंसर इसमें से क्या होगा। देखिए, जल आवंटन के लिए राष्ट्रीय और व्यवहारिक कानून, नीतिगत ढांचा बनाना चाहिए, जिसमें नीतिगत ढांचा बनाना चाहिए। ये स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो ये ढांचा तैयार करेगा, और ये ढांचा बन जाएगा तो ये बताएगा कि जल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, किन राज्यों में जाए, ताकि जहाँ जल की कमी है वहाँ भी पहुँचाया जाए, जहाँ जल की पर्याप्त मात्रा है, और वहाँ से पानी को लेके कैसे सूखा क्षेत्र में और रूरल एरिया में जल का वितरण हो, है ना, सही तरीके से। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ सही होगा, यानी कि ए सही होगा। इतने लंबे स्टेटमेंट में इस तरह से आपको सॉल्व करना है। गद्यांश में दूसरे में देखेंगे तो कार्यशील आयु की आधे से अधिक भारतीय महिलाएं, लगभग 1/4 भारतीय पुरुष एनीमिया से पीड़ित हैं। अध्ययनों के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप वे जितने उत्पादक हो सकते हैं थे, उससे 5 से 15% कम उत्पादक हैं। भारत पर दुनिया में तपेदिक सबसे बड़ा बोझ भी है, लेकिन जिसकी वजह से देश में सालाना 170 मिलियन कार्य दिवसों का नुकसान होता है। लेकिन वर्तमान में खोई हुई उत्पादकता जितनी ही महत्वपूर्ण भविष्य में खोई हुई संभावना भी है। यह तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि संज्ञानात्मक क्षमता के कई मापदंडों पर कुपोषित भारतीय बच्चे अपने पर्याप्त रूप से पोषित साथियों की तुलना में 2 या 3 गुना बदतर प्रदर्शन में से एक है। ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो उच्च कुशल श्रमिकों पर अधिक निर्भर होंगी, यह एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है, और एक ऐसी चुनौती है जिसे वास्तव में भारत की जनसांख्यिकी संभावनाओं को देखते हुए संबोधित किया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट है, और यहाँ में मुख्य बिंदु अगर आप देखेंगे तो मुख्य बिंदु में आएगा क्या, कुपोषण। कुपोषण के लिए अब गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या इन पे फोकस करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो उच्च और कुशल श्रमिकों पर जो अधिक निर्भर होगा, यह एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है, और ऐसी चुनौती है जिसे वास्तव में भारत की जनसांख्यिकी संभावनाओं को देखते हुए संबोधित किया जाना चाहिए। तो कुपोषण की समस्या से किस तरह से बाहर आया जाए, आपको समझना है। देखेंगे इसका जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गद्यांश द्वारा व्यक्त किए गए भाव को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। चलिए भाव यहाँ देखेंगे। 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आप तुरंत कट कर सकते हैं, अगर अच्छे से आप पढ़ रहे हैं तो, गद्यांश को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। अगर शिक्षा प्रणाली को मजबूत करेंगे तो लोग पोषण के और कुपोषण के खिलाफ जागरूक होंगे, है ना, तो हो सके पोषण को कम किया जा सके। लेकिन डायरेक्ट कहीं भी शिक्षा को मजबूत कर दिया जाए ताकि आप कुपोषण पे पार पा सकते हैं, ऐसा कहीं परिच्छेद में डायरेक्ट नहीं कहा गया है। बड़े पैमाने पर और प्रभावी कौशल प्रभावी कौशल विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन समय की आवश्यकता है। आर्थिक विकास के लिए केवल कुशल श्रमिकों के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, केवल किसानों पे, यानी कि केवल कुशल श्रमिकों के बच्चों पर ही, उन्हीं के खान पान पे, उन्हीं के पोषण पे ध्यान देने की बात कहीं भी नहीं की गई है। हमारे द्वारा परिकल्पित तीव्र आर्थिक विकास के लिए लोगों के स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि ठीक स्टेटमेंट लग रहा है, सकारात्मक, क्योंकि पोषण पे ही ध्यान देने की बात हो रही है ना, पोषण पे ही ध्यान देने की बात हो रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा वाला पहले हम लोग कट कर दिए थे। दूसरे नंबर पे देखेंगे तो केवल कुशल श्रमिकों पर पोषण की बात हो रही है, ये भी गलत कर देंगे। बड़े पैमाने पर प्रभावी कौशल विकास कार्यान्वयन समय की आवश्यकता है। तो बड़े पैमाने पर अगर हम कौशल विकास को लेके जागरूकता बढ़ाएंगे तो भी आप कुपोषण पे पार नहीं पा पाएंगे, है ना। तो इस परिच्छेद का सही मायने अगर देखेंगे तो सच्चाई से अर्थ और सटीक अर्थ निकाल रहा है ऑप्शन डी। हमारे द्वारा परिकल्पित तीव्र आर्थिक विकास के लिए लोगों के स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे देश का हर बच्चा पोषित होगा, स्वस्थ होगा, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये पहले कंसेप्ट आपको पता है। तो जब स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा तब आपके देश की आर्थिक, जो आप
आप परिकल्पना कर रहे हैं, जो आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, जो आप सोचते हैं, उसको क्या है, वो विकसित अवस्था में जाएगी। अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो सकारात्मकता आएगी, समृद्धि आएगी, विकास होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, यानी कि साथ साथ सबका विकास, सबके साथ सबका विकास। ये जो कंसेप्ट है ये यहाँ लागू हो सकता है। ठीक, तो इसमें से डी सही होना चाहिए और डी सही भी है। तीसरा गद्यांश देखेंगे, अब यहाँ भी देखेंगे मूल तत्व क्या है। भारत में अधिकांश किसान सीमांत और छोटे हैं, कम शिक्षित हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रति उनमें अनुकूलन की क्षमता कम है, संभवतः ऋण और अन्य बाधाओं के कारण। इसलिए कोई यह उम्मीद नहीं कर सकता कि जलवायु परिवर्तन के लिए स्वतः अनुकूलन होगा। भले ही यह संभव हो, जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इससे निपटने के लिए तीव्र समन प्रतिक्रिया के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन सर्वोपरि है। एक अन्य समाधान यह है कि नियोजित और नीति संचालित अनुकूलन अनुकूलन किया जाए, जिसके लिए सरकार को नीति संबंधी सिफारिशें लेकर आना होगा। अनुकूलन के लिए धारणा एक आवश्यक पूर्व शर्त है। किसान कृषि पद्धति को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढाल लिए हैं, हमेशा पर्याप्त ढाल रहे हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे देखते हैं या नहीं। हालांकि अनुकूलन, बार बार आपके सामने अनुकूलन अनुरूपता की बात हो रही है, अनुकूलन के लिए यह हमेशा पर्याप्त नहीं होता है। महत्वपूर्ण है कि किसान जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों को कैसे देखते हैं और कैसे देख के उसी परिस्थिति में, उसी स्थिति में खुद को ढालने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं। किसानों की बात हो रही है, जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ कृषि पैटर्न, किसानों की जो सोच है वो कितने लेवल पे विकास की तरफ आगे बढ़ रही है, उनको क्या सुधार करना चाहिए, उनको क्या विकास की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, सुधार के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या वो इस बारे में सोचते हैं कि नहीं। तो परिच्छेद में ये बातें कही गई हैं, है ना। चलिए देखेंगे इसके प्रश्न को। प्रश्न संख्या तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेखक द्वारा गद्यांश के माध्यम से व्यक्त किए गए सबसे तार्किक और तर्कसंगत संदेश को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो यहाँ तर्कसंगत और सबसे अच्छे तरीके से दर्शाने वाला कोटेशन है, ऑप्शन है, आप बताइए। देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन और समन प्रतिक्रिया मूल रूप से सरकार की जिम्मेदारी है। कहीं भी नहीं कहा गया है कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें आम जनता की भागीदारी नहीं है, किसानों की भागीदारी नहीं है, लोगों की भागीदारी नहीं है। ये वैसे भी निगेटिव तथ्य है, इसको आप तुरंत क्रॉस कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन देश में भूमि उपयोग पैटर्न के संबंध में सरकारी नीतियों में बदलाव लाता है। तो देखिए, हो सकता है बदलाव लाता हो, ये सही भी हो सकता है। किसानों की जोखिम धारणाएं उन्हें अनुकूलन संबंधी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जोखिम समस्याएं, अगर उनके ऊपर जोखिम मंडराएगा तो उनसे निकलने के लिए वो उनसे संबंधी निर्णय ले सकते हैं, है ना, कि किस तरह से बाहर निकला जाए। क्योंकि समन संभव नहीं है, सरकार को जलवायु परिवर्तन के लिए त्वरित प्रक्रिया हेतु नीति बनानी चाहिए। यानी कि जलवायु के प्रति आप कह सकते हैं निष्क्रियता तो नहीं धारण कर सकते हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो कोई एक्शन ले और जल्दी जल्दी त्वरित कार्रवाई करे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है कि हमेशा सरकार ही करे। देखिए, सरकार के साथ साथ आम जनता की भागीदारी है, परिच्छेद में हम लोग सीधे सीधे पढ़े हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो देखिए, पहला और डी, ए और डी हम लोग पहले ही क्रॉस कर चुके हैं। बात आते हैं बी पे, चलिए देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन देश में भूमि उपयोग पैटर्न के संबंध में सरकारी नीतियों में बदलाव लाता है। तो देखिए, पॉलिसी में बदलाव लाता है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। सही क्या होगा, किसानों की जोखिम जो धारणाएं हैं उन्हें अनुकूलन संबंधी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो अनुकूलन की जो टर्मिनोलॉजी हम लोग देखे थे, तो अनुकूलन की बात हो रही है। तो जब भी उनके जोखिम वाली धारणाएं आएंगी किसानों में, तो उन्हें अनुकूलन यानी कि उस जोखिम से निकलने के लिए, उस परिस्थिति में जाने के लिए, उसी के अनुसार वो ढलने की जो प्रवृत्ति है उनके माइंडसेट में, उनके दिमाग में फिक्स हो, है ना। तो टाइम परिवर्तन के साथ साथ अपने माइंडसेट को भी इसी जलवायु परिवर्तन में अपने आप को ढाले, है ना, अपने आप को मजबूत करें। तो महत्वपूर्ण है ये। तो किसानों की जोखिम धारणाएं ही सही होगा, यानी कि इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर सी होगा, है ना।
चलिए गद्यांश नंबर 4 है, मनुष्य जब वायुमंडल में जो उत्सर्जन कर रहे हैं, मनुष्य अब वायुमंडल में जो उत्सर्जन कर रहे हैं वह सदी के मध्य और उसके बाद की जलवायु को प्रभावित करेगा। यानी कि अभी जो उत्सर्जन हो रहा है, जितने भी इमिशंस हो रहे हैं, जितने भी गैसें निकल रही हैं, जितने भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहे हैं, गर्मी बाहर जा रही है, वह सदी के मध्य यानी कि सदी के मध्य तक, मध्य स्तर तक और लास्ट तक क्या हो सकता है, बाद में जलवायु को प्रभावित करेगा। इस बीच तकनीकी परिवर्तन भविष्य भी में जीवाश्म ईंधन से हटने के संक्रमण को सस्ता बना सकता है। और इस बीच कहा जा रहा है कि भविष्य में हो सके जीवाश्म ईंधन सस्ता हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिससे दुनिया के सामने एक भयानक विकल्प होगा। या तो भारी लागत पर उत्सर्जन में तीव्र कटौती किया जाएगा या फिर बिना रोके बढ़ते तापमान के प्रभाव को सहन करें। तो जो व्यवसाय अनिश्चित परिणामों के खतरे के खिलाफ बचाव नहीं करते वे विफल हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर दुनिया ऐसी लापरवाही नहीं उठा सकती। तो ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है। अब यहाँ सीधे सीधे बात हो रही है कि जलवायु परिवर्तन भविष्य में अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रही है, जितने एमिशंस हो रहे हैं, जितने भी गैस निकल रहे हैं, जितने भी प्राकृतिक दोहन हो रहे हैं, इनकी वजह से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अभी के लिए तो ठीक है, भविष्य में भी होगा। तो हो सके भविष्य में आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनकी घाटा बहुत मात्रा में कमी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी कम भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। इसमें आपको क्या करना चाहिए? तो अनिश्चित परिणामों के खतरे के खिलाफ बचाव नहीं करते हैं, वे विफल हो जाते हैं। यानी कि जो भविष्य को देख के अभी शांति से बैठे हैं कि भविष्य में जो होगा, अभी गर्मी बढ़ रही है लेकिन भविष्य में टेक्नोलॉजी सही आ जाएगी, तो अभी का भरपाई हम आगे कर लेंगे ना, टेक्नोलॉजी मजबूत हो जाएगी। ये माइंडसेट यहाँ बात हो रही है। जलवायु परिवर्तन पर दुनिया ऐसे लापरवाही नहीं उठा सकती। तो ये संकेत भी एक तरह से कि भविष्य को सोच के आज जो चल रहा है इसको कम करने की बात करें। आज की ग्लोबल वार्मिंग, जितने टेम्परेचर आपको कम से कम करना है, डाउन करना है, तो इमिशंस को कम से कम करना है, तो अभी मेंटेन करिए भविष्योन्मुखी कि भविष्य में जो भी समस्या आएंगे तो हम भविष्य में निपटारा करेंगे। ये कंसेप्ट है राइटर का। देखेंगे इसमें सही आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेखक द्वारा गद्यांश के माध्यम से व्यक्त किए गए महत्वपूर्ण संदेश को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाते हैं? तो ABCD है, आप बताइए इनमें से जो व्यवसाय उत्सर्जन का कारण बनते हैं उन्हें भविष्य में बंद करने या प्रदूषण के लिए दुनिया भुगतान की आवश्यकता हो सकती है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो व्यवसाय उत्सर्जन का कारण बनते हैं, यानी कि जिससे कार्बन एमिशंस बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उन्हें भविष्य में या तो बंद कर दीजिए या प्रदूषण के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है। और या तो प्रदूषण करने के लिए कुछ पैसे रुपए दें तो हो सके ग्लोबल वार्मिंग रुक जाए। तो ऐसी कहीं बात नहीं परिच्छेद में कही गई है और ना ऐसे भी ये सही है। एकमात्र समाधान जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से संबंधित तकनीकी विकास है। यानी कि आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर दीजिए तो आपका क्या है, भविष्य सुधर जाएगा। भविष्य में आपका कार्बन इमिशंस कम हो जाएगा, उत्सर्जन कम हो जाएगा, गर्मी ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। चूंकि भविष्य का तकनीकी परिवर्तन अनिश्चित है, नए उद्योग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित होने चाहिए। देखिए भविष्य का तकनीकी परिवर्तन अनिश्चित है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये सही है बिल्कुल। लेकिन नए उद्योग नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित होने चाहिए, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर ये भी नहीं होगा। देखेंगे सी, कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए तब तक प्रतीक्षा करना जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार न हो जाए एक बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है कि हम पहले टेक्नोलॉजी पे ध्यान दें, टेक्नोलॉजी सही हो जाएगी तब कार्बन एमिशन को कम करेंगे, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? सी होना चाहिए ना, अप्रोप्रिएट आपका आंसर सी होगा। गद्यांश नंबर 5 है, पर्यावरणीय समस्याएं स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करती हैं। जीवन शैली में पर्याप्त परिवर्तन पर्यावरणीय या स्वास्थ्य समस्याओं को कम कर सकते हैं, लेकिन यह विचार लगभग असंभव प्रतीत होता है। पर्यावरणीय समस्याओं के साथ व्यक्तिगत प्रयासों को नगण्य प्रभाव माना जा सकता है और इसलिए वे निष्क्रियता को जन्म देते हैं। तो दूसरी ओर स्वास्थ्य के मामले में व्यक्तिगत विकल्प शाब्दिक रूप से जीव और मूल्य
मृत्यु के बीच अंतर तय कर सकते हैं, और फिर भी कुछ लोगों को छोड़कर अपने विकल्पों को बनाने के प्रति वही सामूहिक सुस्ती प्रतीत होती है। तो यहाँ भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, और जीवन शैली में पर्याप्त परिवर्तन पर्यावरणीय स्वास्थ्य समस्याओं को कम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ देखेंगे तो अगर आप जीवन शैली में परिवर्तन लाएंगे, अपने जीवन शैली में, आज का जो जीवन शैली है, व्यक्तिगत जीवन शैली है, अगर इसमें आप परिवर्तन लाएंगे तो भविष्य में पर्यावरण से, स्वास्थ्य से आप निपटने में सक्षम होंगे। नहीं तो लागत ज़्यादा खर्च करेंगे, पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे पर्यावरण सुरक्षित हो जाए, स्वास्थ्य सुरक्षित हो जाए, तो वो असंभव हो जाता है ना। तो यहाँ पे कहा सीधे सीधे बात हो रही कि व्यक्तिगत विकल्प शाब्दिक रूप से जीवन और मृत्यु के बीच अंतर तय कर सकते हैं, अंतर तय कर सकते हैं। कुछ लोग को छोड़कर अपने विकल्पों को बनाने के प्रति वही सामूहिक सुस्ती प्रतीत होता है। माना जाता है कि व्यक्तिगत जो आपका व्यक्तिगत इन्वायरमेंटल जो थॉट्स है, जो थिंक है, कि आपको पर्यावरण को बचाने के लिए, स्वास्थ्य को बचाने के लिए, अगर आप अकेले सफाई कर रहे हैं, अकेले एमिशंस कम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत मानिए ये एक पर्सन ही सिर्फ ये सोच रहा है, बाकी सब लोग नहीं कर सोच पा रहे हैं, ये आपको ऐसा लगता है, तो आप ही क्यों करें? हमारे अकेले करने से पर्यावरण तो सुधर नहीं जाएगा, ये सोच के आप भी जो कर रहे हैं वो ना करें। तो आप देखेंगे इससे क्या होगा, राइटर का इसमें मेन उद्देश्य क्या छिपा हुआ है। प्रश्न संख्या 5 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे तर्कसंगत पूर्ण धारणा को सर्वाधिक रूप से व्यक्त करता है, तो जो गद्यांश से लगाई जा सकती है। आप बताइए इनमें से, अभी हम देखेंगे, यानी कि यही इसमें उद्देश्य है कि सबको, सबका साथ, सबके साथ अगर पर्यावरण को बचाया जाए, सामूहिक रूप से काम किया जाए, पर्यावरण को लेके स्वास्थ्य पे काम किया जाए, तभी स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। व्यक्तिगत कर्म निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि हम कुछ पर्यावरण के लिए व्यक्तिगत करें, कार्बन को कम करने का प्रयास करें, सफाई, साफ सुथरा माहौल रखें, तो ये निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि हम करके क्या करेंगे अगर सब लोग नहीं कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा रोकथाम की तुलना में इलाज एक अधिक धन खर्च किए जाने की संभावना है। हमारी पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करना सरकार का काम है। कहीं नहीं कहा गया कि सरकार का काम है, आपका नहीं है। हम कहा जा रहा है कि भाई व्यक्तिगत है, आप खुद कर सकते हैं, सामूहिक रूप से कर सकते हैं। स्वास्थ्य की रक्षा तब भी की जा सकती है जब पर्यावरण समस्याओं पर ध्यान न दिया जाए। बिल्कुल नहीं, पर्यावरण की समस्याओं पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। पारंपरिक जीवन शैली का नुकसान और पश्चिमी मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने में कुछ अस्वास्थ्य कर तरीकों को जन्म दिया। तो देखिए, पश्चिमी पारंपरिक जीवन शैली का कोई यहाँ बातचीत नहीं की गई है, वहाँ के जीवन शैली में कोई चर्चा नहीं की गई है, इसको आप तुरंत बाइकआउट करेंगे। आते हैं पहले नंबर पे। देखिए, पहला सही होगा, क्योंकि हमारे द्वारा रोकथाम की तुलना में इलाज पर अधिक धन खर्च किए जाने की संभावना है। तो हम अगर रोकथाम नहीं करेंगे, आज की छोटी छोटी परेशानियों को मॉनिटर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो ये परेशानियां भविष्य में बहुत बड़ी हो जाएंगी, और जब बहुत बड़ी हो जाएंगी तो धन अधिक खर्च होगा। धन अधिक खर्च होने की संभावना रहेगी, क्योंकि स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो भविष्य में आज की छोटी बीमारी, खांसी, जुकाम, सर्दी पे ध्यान नहीं देंगे तो ये कल जड़ बन जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे, आप इलाज करवाएंगे, और इलाज करवाएंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, संभावना यही होती है। तो ये इंसान सही है। तो कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत जो बचाव है, तो व्यक्तिगत बचाव करना शुरू कर दीजिए। ये मत देखिए कि अगला कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये नहीं कि घड़ा इतना बड़ा है, बूंद से कब तक भरेगा, ये होपलेस, ये कह सकते हैं कि निगेटिव तथ्य है। निगेटिव तथ्य को छोड़ के आप अपने अंदर मूल परिवर्तन लाइए। समाज में है, आप अपने अंदर अच्छाइयाँ लाइए। आपकी अच्छाइयों की एनर्जी से हो सके आपके माहौल में अगल बगल की एनर्जी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लाए। अगल बगल की अगर एनर्जी पॉजिटिव रिजल्ट लाती है, तो वो पूरा मोहल्ला हो सके पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिविटी बहुत देर से फैलती है, लेकिन हिम्मत चाहिए इसको फैलाने की, और वो जज्बा चाहिए इसको विस्तारित करने की, है ना। लेकिन जिसका उद्देश्य ये रहेगा कि हाँ, हमको बस फैलाने के लिए पॉजिटिविटी फैलाना है, तो ये गड़बड़ है। अपनी तटस्थता, अपनी ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो वो पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता बढ़ती है। तो चलिए, पहला स्टेटमेंट इसमें सही होता है। गद्यांश 6 है,
बहुत से लोग सही भोजन नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए यह केवल उन भोजन से जुड़े रहने का निर्णय है जो उन्हें पसंद है, लेकिन जो बहुत स्वस्थ नहीं है वह गैर संचारी रोग से वृद्धि का कारण बन रहा है। तो यह बदले में हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर एक बड़ा बोझ डालता है, जिनमें से उन आर्थिक प्रगति को पटरी से उतारने की क्षमता है जो गरीबी के लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। दूसरों के लिए यह पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच या वहन करने योग्य असमर्थता के बारे में है, जिससे नीरस आहार होता है, उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक दैनिक पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। तो दुनिया भर में पोषण के संकट ग्रस्त होने का एक कारण यह है कि हमारी खाद्य प्रणालियां पोषण संबंधी आवश्यकताओं के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर रही हैं। तो मेन उद्देश्य आपको यहीं से दिखना शुरू हो जाएगा ना। अफवाह में कांटे तक की लंबी यात्रा में कहीं न कहीं गंभीर विचलन हो रहा है। तो पोषण संबंधी अगर आप देखेंगे तो पोषण संबंधी जो आवश्यकता है उसके प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। ये मेन इस जड़ है, इस पैसेज का मेन मूल उद्देश्य होना चाहिए। पोषण से देखेंगे तो देखिए कितने प्रश्न 2023 में पूछा गया है। तो पैटर्न फिक्स होता है, कभी कभार स्वास्थ्य उठा लिया जाता है। देखिए यहाँ स्वास्थ्य है, उठाया गया है। कभी कभार इन्वायरमेंट रहता है सेंटर में, यहाँ इन्वायरमेंट भी है और पोषण भी है, स्वास्थ्य भी है। प्रश्न संख्या 6 है, इसमें देखेंगे उसी परिच्छेद पे बेस्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश के मूल सार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो मूल सार क्या है? अभी हम लोग देखे हैं पोषण से संबंधित। तो पोषण से संबंधित गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कौन सी स्कीम्स लानी चाहिए और समस्याएं क्या हैं, उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए। तो सार्वभौमिक मूल्य या आय यूनिवर्सल बेसिक इनकम की योजना को गरीबी उन्मूलन के लिए एक तरीके के रूप में विश्व स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। इसको लागू कर देंगे तो कुपोषण की समस्या खत्म हो जाएगी। ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई समस्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू कर दें तो फिक्स इनकम मिलेगा और लोग इनकम पाएंगे तो कुपोषण खत्म हो जाएगा, लोग स्वस्थ हो जाएंगे। ये कोई परिच्छेद में ना कहा गया है, ये कहा भी नहीं गया है और सही भी नहीं है। हमें अपनी नीतिगत बहस के केंद्र में खाद्य आधारित पोषण को रखना चाहिए। जब भी हम कोई नीतिगत पॉलिसी की बात करते हैं तो खाद्य आधारित चर्चाएं स्वस्थ तरीके से होनी चाहिए। एक सकारात्मक बिंदु है। सी देख लेते हैं, उपयुक्त वंशानुगत वंश आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का निर्माण करके भोजन को पोषण स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। देखिए कहीं भी मॉडिफाइड फसल की बात नहीं की गई है इन पूरे पैसेज में, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हमें खाद्य पदार्थों को आवश्यक पोषक तत्वों में सुदृढ़ यानी कि फोर्टिफाइड करना चाहिए ताकि पोषण की कमी ना हो। तो इसकी भी बात नहीं कही गई है। तो सेंटर में कहा गया है कि हमें अपने नीतिगत बहस के केंद्र में खाद्य आधारित पोषण को रखना चाहिए, है ना, ताकि इस पे वाद विवाद हो, विचार विमर्श हो और इसके लिए नए नए पॉलिसीज बनाए जाएं कि किस तरह से पोषण को मॉनिटर किया जाए, है ना, कुपोषण को खत्म किया जाए। 7 नंबर गद्यांश है। शहरों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए नीतिगत निर्माताओं का मानना है कि कठोर कदम जैसे वाहनों के लिए विषम सम संख्या योजना का अस्थायी उपयोग, स्कूल कारखानों के निर्माण में गतिविधियों को बंद कर देना, कुछ प्रकार के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना एक सही रास्ता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि शहरों में अगर जो प्रदूषण हो रहा है इसको रोकने के लिए वाहनों को बंद कर दीजिए। पेट्रोल खर्च हो रहा है, डीजल खर्च हो रहा है, धुआं हो रहा है, इसको इन सबको क्या है, यही इन्वायरमेंट को गर्म कर दे। तो इन व्हीकल्स को स्टॉप कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। अब उसके बाद क्या होगा, फिर भी हवा साफ नहीं है, यानी कि सारे वाहनों को हमने रोक दिया फिर भी हवा साफ नहीं है। 15 वर्षों से अधिक पुराने वाहन का कुल जो प्रतिशत है और सड़क के हटाने से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। यानी कि हम पुराने वाहन खत्म कर दिए, पेट्रोल डीजल बंद कर दिए, गाड़ी चलाना बंद कर दिए, फिर भी हवाओं में कुछ ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ ईंधनों और कारों के प्रकारों पर मनमाने ढंग से प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। यानी कि सब पे आप प्रतिबंध लगा देंगे मनमाने ढंग से, ये उचित नहीं है। डीजल इंजन पेट्रोल सीएनजी इंजन की तुलना में अधिक पीएम यानी कि 2.5 और कम CO2 उत्सर्जित करते हैं। तो दूसरी ओर डीजल और सीएनजी दोनों
इंजन पेट्रोल ईंधनों की तुलना में अधिक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो किसी ने भी सीएनजी इंजनों द्वारा उत्सर्जित NOx की मात्रा को नहीं मापा। उन वाहनों पर मनमाना प्रतिबंध जो अनिवार्य फिटनेस परीक्षण और आवधिक प्रदूषण परीक्षण पास कर चुके हैं अनुचित है। आवश्यकता प्रदूषण के स्रोत के बारे में निरंतर आधार पर वैज्ञानिक और विश्वसनीय जानकारी की और उन प्रौद्योगिकी की जो उनसे प्रदूषण कम करने में कारगर हों। अब यहाँ देखिए बहुत लंबी चौड़ी बातें कही गई हैं। कहा यह जा रहा है सीधे सीधे कि बिना जांच किए कि कौन सी गाड़ी में डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, ये भराई जा रही है, कितनी मात्रा में गैस का उत्सर्जन हो रहा है, कितनी मात्रा में प्रदूषण किससे ज़्यादा निकल रहा है, किन गाड़ियों से, पुरानी गाड़ियों से ज़्यादा निकल रहा है, नई गाड़ियों से निकल रहा है, और कौन सी किस मॉडल की गाड़ियाँ हैं जिनसे प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है, इसको मॉनिटर किए बिना सिर्फ गाड़ियों पे मनमाने ढंग से रोक देना, व्हीकल्स को बंद कर देना और बंद करके इसका इंतज़ार करना कि इन्वायरमेंट आपका सही हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा, जितने भी गैस निकल रहे हैं एक्स्ट्रा, इनसे ये गैसें कम हो जाएंगी, तो ये क्या है? ये मूर्खता है, ये अच्छी बात नहीं है। आपको करना क्या चाहिए कि पेट्रोल इंजन की तुलना में अधिक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, तो किसी ने भी सीएनजी इंजनों द्वारा उत्सर्जित जो नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा है उसको नहीं मापा। उन वाहनों पर अगर आप देखेंगे, उन वाहनों पर मनमाने ढंग से प्रतिबंध, अनिवार्य फिटनेस परीक्षण, प्रदूषण आवधिक परीक्षण पास कर चुके हैं अनुचित है। यानी कि बिना परीक्षण किए, बिना टेस्ट किए, बिना जानकारी लिए सभी वाहनों को आपने बंद कर दिया। अब देखेंगे इसका जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश द्वारा व्यक्त किए गए सबसे तार्किक और तर्कसंगत निहितार्थ को सर्वाधिक रूप से दर्शाता है? तो प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों पर मनमाना प्रतिबंध लागू करना कठिन है, तो आराम से लगा दिया गया है। प्रदूषण की समस्या का समाधान घुटने झटके वाली प्रतिक्रियाओं से नहीं हो सकता, बल्कि साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण अधिक प्रभावी होगा। तो महत्वपूर्ण है, बिना आवधिक प्रदूषण परीक्षण के वाहन चलाने वाले भारी जुर्माना लगाया जाता है। तो देखिए बिना आवधिक जुर्माना लगाए, जुर्माने की बात नहीं हुई है, हाँ आवधिक परीक्षण किए बिना गाड़ी को बंद कर दिया गया, इसकी बात हुई है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए कानून के अभाव में प्रशासन मनमाने निर्णय लगाता है। देखिए इस पे बड़े कानून हैं, ऐसा नहीं कि कोई कानून ही नहीं है, और मनमाने ढंग से नियंत्रण लगा देना तो निगेटिव है ही, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो देखिए सही क्या होगा? सही होगा कि प्रदूषण की समस्या का समाधान घुटने और झटके वाली प्रतिक्रिया नहीं है कि जल्दी से आप एक्शन ले लो, निर्णय सुना दो कि नहीं गाड़ियों को बंद कर दिया जाए, व्हीकल्स को रोक दिया जाए, सीएनजी पे बैन लगा जाए, पेट्रोल डीजल पे बैन लगा दिया जाए ताकि इन्वायरमेंट सुधर जाएगा। तो ये झटके वाली बात नहीं है। आपको देखना है कि साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण देखना है कि कितने जो पेट्रोल डीजल है उनसे क्या प्रभाव पड़ रहा है, किन गाड़ियों से निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, पहले नाप तोल करिए, उसके बाद बैन लगाइए, है ना। तो इसमें से बी सही होगा। 8 नंबर गद्यांश है, देखेंगे। अच्छी कारपोरेट गवर्नेंस संरचनाएं कंपनियों को जवाबदेही और नियंत्रण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। एक मूलभूत कारण जिसके चलते कारपोरेट गवर्नेंस दुनिया भर में अधिक और राजनीतिक एजेंडा में शामिल हो गई है, वह एक अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में तीव्र वृद्धि प्रभावी कारपोरेट गवर्नेंस फर्मों द्वारा बाह्य वित्त पोषण तक पहुंच को बढ़ाती है, जिससे अधिक निवेश, उच्च विकास, रोजगार की प्राप्ति होती है। निवेशक अपने धन को वहां लगाना चाहते हैं जहां प्रकटीकरण यानी कि डिस्क्लोजर, समय पर सटीक और वित्तीय रिपोर्टिंग तथा सभी हितधारकों के साथ मनमाना व्यवहार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे जो कारपोरेट गवर्नेंस है, यहाँ पे दो तरह की कंपनियों की बात हो रही है। एक ऐसी कंपनी जो ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन कर पाती है, सही टाइम पे काम नहीं फिक्स कर पाती है, पेमेंट जिनका लेट लतीफ़ होता है, यानी कि उनका जो रिकॉर्ड है गड़बड़ है। और ये एक ऐसी कंपनी जो सही टाइम पे काम करती है, बहुत बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम करती है, बहुत अच्छे से उसका रिकॉर्ड मेंटेन करती है। तो ये उन दोनों की बातों पे ध्यान दिया जा रहा है ना। तो चलिए इसमें देखेंगे प्रश्न, कौन सा कथन उपरोक्त गद्यांश से सबसे तार्किक निष्कर्ष को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है?
तो पहले देखिए, अच्छे बाह्य वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना दुनिया भर के देशों का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। अच्छे कारपोरेट गवर्नेंस फर्म की विश्वसनीयता में सुधार करती है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार यह सुनिश्चित करते हैं कि फर्में अच्छे कारपोरेट गवर्नेंस बनाए रखें। तो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार नहीं, अच्छी कारपोरेट गवर्नेंस मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं का मार्ग प्रशस्त करती है। तो अच्छे बाह्य वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना दुनिया के देशों का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। देखिए, अच्छी कारपोरेट गवर्नेंस फर्मों की विश्वसनीयता में सुधार करती है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा, सबसे सटीक है ना, कि जो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करे, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे, विश्वसनीयता को मेंटेन करे, तो सबसे तार्किक स्टेटमेंट होगा बी, है ना। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या, गद्यांश 9 है तो 9 नंबर प्रश्न होगा। हाथी भू दृश्य वास्तुकार यानी लैंडस्केप्स आर्किटेक्ट होते हैं जो जंगल के साफ स्थानों पर बनाते हैं। कुछ पौधों की प्रजातियों की अत्यधिक वृद्धि को रोकते हैं और दूसरे के पुनर्जनन के लिए स्थान बनाते हैं, जो बदले में अन्य शाकाहारी जानवरों को भोजन प्रदान करते हैं। हाथी फौंदे, फल, बीज खाते हैं और जब वे विचरण करते हैं तो अन्य स्थानों पर मल त्याग द्वारा बीजों का प्रसार करते हैं, फैलाते हैं। तो हाथी का गोबर पौधे और जानवरों को पोषण प्रदान करता है और कीड़ों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है। तो सूखे के समय वे छेद छेद कर यानी खोद कर पानी तक पहुंच बनाते हैं, जिससे अन्य वन्य जीवों को लाभ होता है। यानी कि हाथी की बात की जा रही है, तो हाथी कैसी प्रजाति है, एक इकोसिस्टम को किस तरह से मैनेज कर रही है ना। जहाँ सूखा क्षेत्र है वहाँ पे जाके पानी खोद दे रही है, जहाँ पे रूर एरिया है वहाँ पे गोबर कर दे रही है, वहाँ पे फंगस उत्पन्न हो रहे हैं, वहाँ पे कीड़े मकोड़े आके क्या है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। और क्या है, पूरे इकोसिस्टम से को कह सकते हैं कि मैनेज करने का काम कर रही है हाथी। तो अब हाथी के बारे में यहाँ देखेंगे प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश से निकाले गए सकने वाले सबसे तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष को अच्छी तरह से दर्शाता है। ABCD है आपके सामने प्रश्न। तो हाथियों का आवास क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो समृद्ध जैव विविधता वाला एक विशाल क्षेत्र होना चाहिए। हाथी की स्टोन प्रजाति है और जैव विविधता को लाभ पहुंचाते हैं। हाथियों की उपस्थिति के बिना जंगलों में समृद्धि जैव विविधता बनाए रखना नहीं रखा जा सकता। हाथी एक आवश्यकता के अनुसार प्रजातियों के साथ वनों का पुनर्जनन करने में सक्षम है। देखिए, सबसे बड़ा अगर उपयुक्त देखेंगे तो बी होगा, क्योंकि की स्टोन वही प्रजाति होती है जो पूरे तंत्र को, खाद्य तंत्र को पूरे कह सकते हैं कि ये जो मंडल है, जीव मंडल के तंत्र को क्या है, एक तरह से रिसाइकल करने का यानी कि बहुत बड़ा रोल निभाते हैं अपने इकोसिस्टम में। तो ये स्टेटमेंट सही है। इनका गोबर किस तरह से काम आता है, और सूखे क्षेत्र में जाती हैं तो पानी निकालती हैं और जंगलों को काटती हैं, उनको साफ सफाई करती हैं। तो इनसे किस तरह से कीड़े मकोड़े पनपते हैं, किस तरह से हरियाली आती है, किस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो की स्टोन हाथी की स्टोन प्रजाति है, यानी कि कीलक प्रजाति हैं, वे जैव विविधता को लाभ पहुंचाते हैं यानी कि विविधता को बढ़ाते हैं। तो बी सही होगा इसमें सबसे तार्किक। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत में मूल स्रोत पर नगर पालिका कचरे का पृथक्करण दुर्लभ है। पुनर्चक्रण अधिक औपचारिक क्षेत्र के माध्यम से होता है। नगर पालिका बजट का 3/4 से अधिक हिस्सा संग्रहण और परिवहन में चला जाता है, जिससे प्रसंस्करण संसाधन पुनर्प्राप्ति और निपटान के लिए बहुत कम बचता है। इस सब में वेस्ट टू एनर्जी, अपशिष्ट से ऊर्जा कहाँ फिट बैठता है। आदर्श रूप से अगर देखेंगे तो यह पृथक्करण यानी कि गीले कचरे और बाकी के बीच संग्रहण पुनर्चक्रण के बाद, और अगर देखेंगे लैंडफिल यानी कि भराव स्थल से पहले की श्रृंखला में आता है। तो कचरे से ऊर्जा में परिवर्तन के लिए कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है। तो यह कचरे में मौजूदा सामग्री अर्थात जैव निम्नीकरण बनाम गैर निम्नीकरण घटक उसके कैलोरी मान पर निर्भर करता है। तो भारत के नगर पालिका ठोस कचरे को जैव निम्नीकरण घटक 50% से थोड़ा अधिक और बायोमिथेनेशंस यानी कि जैव मिथेनन के इसके लिए प्रसंस्करण के लिए एक प्रमुख समाधान प्रदान करती है। तो यहाँ पे नगर पालिका की बात हो रही है, यानी कि इनको बात हो रही है, गवर्नमेंट की बात हो रही है, स्कीम्स के द्वारा सरकार क्या करे, कचरा, ठोस कचरा को और गीले कचरा को अलग करे, उसको प्रसंस्कृत करे, उनका अलगाव करे और
उद्योगों में उनका इस्तेमाल करें, ताकि कचरा भी खत्म हो और उनका सही इस्तेमाल भी हो जाए। तो ये है पर्पज। इसका प्रश्न देखेंगे, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणा यानी कि जो अजम्पशंस दिए गए हैं, बनाई गई हैं, क्या सही होगा। तो नगर पालिका कचरे का संग्रहण करे, प्रसंस्करण करे, उसको पृथक्करण करे, सरकारी एजेंसियों के द्वारा किया जाना चाहिए। और देखेंगे संसाधन पुनर्प्राप्ति पुनर्चक्रण के लिए तकनीकी इनपुट की आवश्यकता होती है, जिसे निजी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सर्वोत्तम रूप से संभाला जा सकता है। तो दो इसमें से देखिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, अभी हम लोग देखे हैं परिच्छेद में, है ना। तो बहुत सिंपल सा था, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, तो इसमें सी होना चाहिए। और ये देखिए लास्ट प्रश्न आपके सामने है, लास्ट नहीं है लेकिन आज के सेशन का हम कह सकते हैं कि ये लास्ट हो सकता है ना। चलिए, तो देखिए 10 नंबर है, और ये 10वां जो ऑप्शन है 10वां कॉम्प्रिहेंशन, तो 10वां कॉम्प्रिहेंशन से दो प्रश्न सेट हुए हैं। पहला ऐसा अभी आज के सेशन का पहला ऐसा परिच्छेद है। तो उपरोक्त गद्यांश के आधार पर देखेंगे पूर्व धारणाएं यानी कि ऑप्शन अजम्पशंस क्या बनाए गए हैं। तो नागरिक नगर पालिका कचरे का संग्रहण प्रसंस्करण पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के द्वारा करती है, तो ये तो हम लोग देख लिए हैं। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश के मूल सार को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है। तो मूल सार का क्या है, मूल सार क्या है, नगर पालिका ठोस कचरे से ऊर्जा उत्पादन सस्ता होगा। देखिए मूल सार ये नहीं होगा, वो मजबूरी है ठोस कचरा हमको निकालना, लेकिन उसका उस ऊर्जा उत्पादन सस्ता होगा ये कहना उचित नहीं होगा, है ना। हाँ, उसका हम पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं, दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं, छोटे छोटे उद्योगों में लगा सकते हैं, है ना। और देखेंगे नगर पालिका ठोस कचरे से ऊर्जा उत्पादन के लिए बायोमिथेनेशन सबसे आदर्श तरीका है। ये भी नहीं हो सकता सबसे आदर्श तरीका है। भारत के नगर पालिका ठोस कचरे को जैव निम्नीकरण घटक कचरे से कुशलतापूर्वक प्रभावी ढंग से ऊर्जा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये भी गलत होगा कि नगर पालिका ठोस कचरे का जो प्रावधान करती है वो उपयुक्त नहीं है। सी में देखेंगे नगर पालिका ठोस कचरे का पृथक्करण वेस्ट एनर्जी संयंत्रों की सफलता सुनिश्चित करने का पहला कदम है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा इसमें से सी। 10 परिच्छेद देखें और 10 परिच्छेद में 11 प्रश्न देखें, है ना। अभी 10 परिच्छेद और हैं, हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये इसके बाद वाले क्लास में। तो जितने भी परिच्छेद हैं तो हम लोग एक पैटर्न सेट कर रहे हैं, पैटर्न देख लें कि किस पैटर्न पे कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, और इस तरह से लगातार अगर आप सॉल्व करेंगे कि तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है ना। तो हमने ये सॉल्व कर दिया। अगले सेशन में 11 नंबर परिच्छेद से आगे वाला देखेंगे ना। तो ये 2023 का है। अब सोचिए 2023 में 22 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो 22×2 = 44, और 22 का आधा देखेंगे 11, तो 44 और 11 जोड़ डालिए अब कितना होगा, है ना। तो 50, 60, 55 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रश्न अगर यहाँ से देखने को मिल जाता है कॉम्प्रिहेंशन से, तो लगभग 60 के अंदर क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से अगर आपको नंबर मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है 2-4 प्रश्न, 2-3 प्रश्न गलत हो, यहाँ से 1-2 प्रश्न गलत हो, इतना प्रैक्टिस कर डालिए। यहाँ से प्रश्न मत गलत करिए। अगला पोर्शन रहेगा रीजनिंग, है ना। रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग होता है, माइंड सेट वाला होता है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये पोर्शन होगा, कुछ मैथ वाले हम लोग हल्का फुल्का कर लेंगे, ताकि आपका सी साइड का काम कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। देखिए इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।